औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV पार्ट फर्स्ट के जो लेक्चर चल रहे हैं हमारे, ये ऑब्स्टेटिक्स की बुक है मिडवाइफरी की। आज उसका हमने पढ़ना है पेज नंबर 47 से पढ़ना है ब्रेस्ट फीडिंग, यानी माँ का बच्चे को दूध पिलाना ब्रेस्ट से, इसको ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं बेटा। तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें चॉइस ऑफ मिल्क। चॉइस कैसे करनी है मिल्क की? ब्रेस्ट मिल्क, माँ का जो दूध होता है, इज़ आइडियल फॉर एवरी साइज़ ऑफ बेबी। जिस भी साइज़ का बेबी हो, प्री मेच्योर हो, पोस्ट मेच्योर हो, छोटा हो, साल का बच्चा हो, 6 माह का हो, तो हर साइज़ के बच्चे के लिए सबसे आइडियल होता है माँ का दूध। एंड शुड ऑलवेज़ बी द फर्स्ट चॉइस, और हमेशा जो है वो पहली तरजीह होना चाहिए, सबसे पहली चॉइस होना चाहिए। इट इज़ ईज़िली डाइजेस्टेड, यह आसानी से हज़म हो जाता है। प्रोटेक्ट्स द बेबी फ्राम इन्फेक्शन, बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है। एंड स्टीराइल, और जरासीम से पाक होता है। एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन इज़ इट्स अवेलेबिलिटी, और सबसे अहम बात यह है कि यह अवेलेबल होता है विदाउट कॉस्ट, बगैर किसी खर्चे के, टू पेरेंट्स, माँ बाप को, यानी कोई ख़र्चा भी अदा नहीं करना पड़ता और बगैर किसी खर्चे के पाया जाता है। इफ़ ब्रेस्ट मिल्क इज़ अनअवेलेबल, अगर माँ का दूध अवेलेबल ना हो, अनदर प्रिपरेशन ऑफ मिल्क इज़ चूज़न, फिर कोई वजह बन सकती है कि आप कोई और किसी मिल्क का जो है वो इंतखाब करें। फॉर प्री मेच्योर बेबीज़, जो ऐसे बच्चे जो प्री मेच्योर होते हैं, यानी कि अधूरे बच्चे जिनको कहते हैं, या वक़्त से पहले पैदा हो जाने वाले, या जब पैदा हुए हैं तो इंतहाई कमज़ोर, जो बिल्कुल देखने से ही पता चल जाए कि ये प्री मेच्योर हैं, तो ऐसे बच्चे मिल्क इज़ ऑब्टेन्ड बाई मैनुअल स्ट्रिपिंग ऑफ मदर्स ब्रेस्ट। तो ऐसे बच्चों को मैनुअल स्ट्रिपिंग से, जो माँ के जो छातियाँ हैं उनको दबा के दूध निकाला जाता है, उसको मैनुअल स्ट्रिपिंग कहते हैं। तो उससे दूध हासिल किया जाता है प्री मेच्योर बेबीज़ के लिए। ये मारूज़ी बन सकती है कि प्री मेच्योर बेबीज़ के लिए कैसे दूध हासिल करना है, तो आपने बताना है मैनुअल स्ट्रिपिंग। ये दिखाता हूँ आपको। हमारे मुल्कों में तो ऐसे ही हाथ से दबा दबा के किसी फीडर वगैरह में निकाल लेते हैं, लेकिन ये इस तरीके से कुछ डिवाइसेस मिलती हैं, तो माँ इसको दूध के साथ लगा के और ख़ुद प्रेस करके हल्का सा, और दूध इसमें फीडर की बोतल में इकट्ठा हो जाता है। इसको मैनुअल स्ट्रिपिंग कहते हैं। फिर बेटा आ जाएंगे एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। जो माँ का दूध है उसके क्या फ़ायदे हैं बेटा? ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग के फ़ायदे देखते हैं बेटा। कंटेन्स परफेक्ट न्यूट्रिएंट्स, इसमें परफेक्ट न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? खुराक के अज्जा, जिसमें लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स होती हैं। तो हर चीज़ इसमें परफेक्ट होती है। ईजीली डाइजेस्टेड, एफिशिएंटली यूज़, आसानी से हज़म हो जाता है और बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाता है ये। हेल्प मदर एंड बेबी क्लोज लविंग, माँ की और बच्चे को ये इसमें मदद करता है कि वो एक दूसरे के साथ क्लोज रहें और एक दूसरे के प्यार में इजाफा हो। दिस रिलेशनशिप कॉल्ड बॉन्डिंग, और इस रिलेशनशिप को हम बॉन्डिंग कहते हैं। बेबीज़ टेंड टू क्राई लेस, बच्चा जो है वो कम रोएगा। एंड इमोशनली सिक्योर, और इमोशनली जो है जज्बाती तौर पे सिक्योर होगा। ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स टू चाइल्ड टू डिवेल्प इंटेलेक्चुअली, जो माँ का दूध है बच्चे की मदद करता है ताकि वो दिमागी तौर पर नशोनुमा करे। इंटेलेक्चुअली कहते हैं बेटा जहानत के तौर पर। वैसे डेवलपमेंट और ग्रोथ में फ़र्क ही है। डेवलपमेंट कहते हैं जहनी तौर पर नशोनुमा होना, और ग्रोथ कहते हैं बच्चे का कद बढ़ना, यानी उसकी जिस्मानी नशोनुमा होना। तो ये डेवलपमेंट और जो ग्रोथ में फ़र्क होता है। हेल्प टू डिले अ न्यू प्रेगनेंसी, और ये मदद करता है कि जो नई प्रेगनेंसी है, नया हमल है, उसके होने में कुछ औरतें जो हैं वो वक्फ़ा करना चाहती हैं। ज़ाहिर बात है वक्फ़ा होना भी चाहिए, कम से कम 2 से 2.5 साल का। तो जब माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है तो ये एक नेचुरल तरीक़ाकार है नई प्रेगनेंसी से बचने का, लेकिन हमेशा इस पर रहना भी नहीं है, एहतियात भी करनी है। लेकिन मोस्टली जो है ब्रेस्ट फीडिंग वाली औरतों को जब तक वो दूध पिला रही हैं हमल नहीं होता नया। प्रोटेक्ट मदर्स हेल्थ, और इससे माँ की सेहत की भी हिफाजत रहती है। तो ये थे फ़ायदे ब्रेस्ट फीडिंग के। फिर आ जाएंगे कंट्रा इंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। वो सारी अलामात, कंट्रा इंडिकेशन कहते हैं वो अलामात जब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी है आपने। वैसे तो आज तक कोई ऐसी अलामात नहीं होती जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाएं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है माँ का दूध हमेशा सबसे बेस्ट होता है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं इसको। देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट कंट्रा इंडिकेशन, कोई भी ऐसी कंट्रा इंडिकेशन नहीं है इन पाकिस्तान में। वाइल द ओनली ट्रू कंट्रा इंडिकेशन इज़ टू ब्रेस्ट फीडिंग आर द फॉलोइंग, लेकिन फिर भी चंद एक कंट्रा इंडिकेशंस
जो हकीकी हैं वो मदरजा झेल हैं। वो कौन सी? इन्फेंट विद क्लासिक गैलेक्टोसीमिया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्लासिक गैलेक्टोसीमिया होती है। ये वो बीमारी है जब बच्चे जो है वो ग्लूकोज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ग्लूकोज़ को हज़म नहीं कर पाते, और माँ के दूध में जो ग्लूकोज़ है तो वो होती है। तो ऐसे बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग मना कर देते हैं। ये गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज एफिशिएंसी नहीं बेटा, डेफिशिएंसी। तो ये गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज डेफिशिएंसी ये एक बीमारी का नाम है। आप इसको सिर्फ ये आपको बताने के लिए, उसने समझाने के लिए लिख दिया कि ये बीमारी मेडिकल टर्म में इसको ऐसे कहते हैं। तो ये वैसे क्या है? गैलेक्टोसीमिया, क्लासिक गैलेक्टोसीमिया इसको कहेंगे। मैंने बता दिया है कि ये वो बीमारी है जिसमें बच्चे के अंदर ये सलाहियत मौजूद नहीं होती कि वो ग्लूकोज़ को हज़म कर सके। मदर्स इन द यूएस के अंदर यानी यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में जो माएँ हैं, हु आर इन्फेक्टेड विद ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस, जो कि इन्फेक्टेड होती हैं, मुतासरा होती हैं HIV एड्स जिसको कहते हैं, एड्स की बीमारी में उस वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV। तो इसकी जो मुतासरा माएँ हैं उनको भी कह देते हैं कि वो ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाएं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से माँ से बच्चे को भी एड्स हो सकती है। तो ये दो ही हैं बस। पाकिस्तान में कौन सी है कि अगर क्लासिक गैलेक्टोसीमिया हो बच्चे को तो भी माँ का दूध नहीं पिलाएंगे, और दूसरे मुल्कों में, और अब तो पाकिस्तान में भी शायद किसी को हो एड्स, लेकिन दूसरे मुल्कों में ये ज़्यादा है बेटा। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। अगर मर्द को है तो औरत को हो जाएगी, औरत को है तो मर्द को हो जाएगी, जो एक दूसरे से मिलाप करते हैं। तो ये यूरोप में ही गंद ज़्यादा है और वहाँ पे ये ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं HIV की। तो ऐसी माँ को मना कर दिया जाता है कि अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना। तो ये था बेटा ब्रेस्ट फीडिंग। अब हम आ जाएंगे आर्टिफिशियल फीडिंग में। जो मसनूई दूध है वो कैसे है, मेथड ऑफ फीडिंग, इसका तरीक़ाकार क्या है बच्चे को फीड कराने का। फीडिंग बॉटल इज़ यूज फॉर बेबीज़। फीडिंग बॉटल का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों के लिए। फीडिंग बॉटल आप सबको पता है बेटा, जिसको हम फीडर कहते हैं, वो फीडिंग बोतल है। ओवर 4.5 पाउंड, जो 4.5 पाउंड्स का हो, 1 पाउंड बेटा तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा कम होता है, और 4.5 पाउंड का मतलब क्या है? 2.5 किलो का बच्चा, तकरीबन 2.5 किलो से भी कम ही होगा ये। तो वो बच्चे जो 2.5 किलो से कम के हैं इन वेट, वज़न में, प्रोवाइडेड बेबी सक्स वेल, तो वो बच्चे को, जो बच्चे हैं वो अच्छे से चूस सकते हैं। एंड इज़ नॉट ट्राई टू बाई द एफर्ट, और उसको ये लफ्ज़ टायर्ड है बेटा, टायर्ड, और वो इस जो चूसते हैं बच्चे इससे थकते भी नहीं हैं। टायर्ड का मतलब थक जाना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बहुत इंतहाई कमज़ोर हैं, वो 1-2 बार दूध को चूसते हैं और वो थक जाते हैं, फिर चूसते ही कोई नहीं। तो तकरीबन 2.5 पाउंड के जो बच्चे हैं वो अच्छे से चूस सकते हैं और वो थकते भी नहीं हैं। और अंडर 4 इंटू 1/2 बेटा ऐसे पढ़ेंगे इसको। तकरीबन 4.5 पाउंड का ये भी, इससे कम हो। अंडर का मतलब कम हो, ओवर का मतलब ज़्यादा। ऊपर वाली ओवर की बात हुई थी और नीचे वाली अंडर की बात हो रही है। जो 4.5 पाउंड से ज़्यादा के बच्चे हैं वो चूस भी सकते हैं और थकते भी नहीं हैं। लेकिन जो 4.5 पाउंड से कम हैं, फीडिंग विद ट्यूब, इनको ट्यूब से फीड करवाया जाता है। इस प्रेफरेबल है एज़ द बेबी कैन नॉट सक, क्योंकि बच्चा चूस नहीं सकता, और स्वेलो और निगलने की सलाहियत भी नहीं होती। ट्यूब फीडिंग इज़ आल्सो चूजन फॉर इल बेबीज़, और जो बीमार बच्चे हैं उनको भी ट्यूब फीडिंग ही चूज़ की जाती है। एंड फॉर दोज, और उनके लिए हु बिकम एग्जॉस्टेड, और जो थक जाते हैं ऑन बॉटल फीडिंग से, तो उनको भी ट्यूब फीडिंग करवाई जाती है। अच्छा यहाँ बेटा लफ्ज़ देख लें, एग्जॉस्टेड का मतलब भी थक जाना होता है और टायर्ड का मतलब भी थक जाना होता है। तो जो बच्चे थक जाते हैं या जिनको चूसने में दिक्कत आती है, निगल नहीं सकते, तो उनको ट्यूब फीडिंग करवाते हैं। ट्यूब फीडिंग इक्विपमेंट में देखेंगे कैथीटर नंबर 3 है बेटा, ये याद रखना आपने। कैथीटर कहते हैं प्लास्टिक की नाली होती है विद 10 ml सिरिंज, और इसके साथ 10 ml सिरिंज लगाते हैं विदाउट पिस्टन, और इसमें पिस्टन भी नहीं होता। बॉल एंड मिल्क, एक कटोरा होता है और उसमें दूध होता है। तो ये सबको ही पता है बेटा कि जो फीडिंग करवाते हैं तो उसको जो सिरिंज लेते हैं वो पिस्टन के बगैर होती है। पिस्टन जो होता है वो एक काला सा जो बीच में घूम रहा होता है, जो कोई भी दवाई को फिल करने के लिए और बाहर पुश करने के लिए आगे पीछे होता है, उसको पिस्टन कहते हैं। तो ये देख लें, मैं आपको दिखाता हूँ इसको। ये देखें बेटा, ये ट्यूब लगा रखी नाक के ज़रिए,
ये यहाँ से इसके साथ सिरिंज अटैच कर देंगे और सिरिंज में दो दूध वगैरह डालेंगे, सीधा उसके पेट में चला जाएगा। ये देखें, इसने सिरिंज पकड़ के और ये ऊपर किया और ये बच्चे के नाक के ज़रिए और जो उसकी फीड है वो अंदर जा रही है। तो ये ट्यूब फीडिंग होती है, ये कैथीटर है। ठीक है, यहाँ पे ये अगर नज़र आ रहा हो तो ये 10 ml की सिरिंज लगी हुई है, हाथ में इसने पकड़ी हुई है। इसमें दूध डालेंगे पिस्टन के बगैर ये, और सीधी बच्चे के पेट में चली जाएगी। मेथड ऑफ ट्यूब फीडिंग देख लेते हैं, क्या तरीकाकार है। द कैथीटर इज़ इंसर्टेड थ्रू द माउथ। कैथीटर जो है वो मुंह के ज़रिए एंटर करेंगे। मुंह के ज़रिए ना हो तो अगर बेहोश बच्चा हो तो नाक के ज़रिए भी एंटर कर सकते हैं बेटा। तो मुंह के ज़रिए नाली डालेंगे इनटू द स्टमक, मैदे में, एंड मिल्क इज़ पोर्ड, और मिल्क जो है दूध जो है वो उंडेलेंगे। पोर्ड का मतलब होता है उंडेलना। उसके आगे ना जैसे हम कीफ होती है, कोई भी तेल वगैरह डालने के लिए कीफ होती है, उसका शुरू वाला किनारा चौड़ा होता है। तो इसलिए हम ये जो शुरू में 10 ml की सिरिंज लगाते हैं, तो इसलिए ताकि उसका किनारा चौड़ा हो जाए, और उसमें दूध डालेंगे तो वो सीधा थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो उसके पेट में चला जाएगा। ऑल इक्विपमेंट्स इज स्टेरिलाइज, जितने भी आलात हैं वो जरासीम से पाक होने चाहिए। एंड फीड प्रिपेयर्ड, और ख़ुराक जो है वो तैयार होनी चाहिए। द हेड ऑफ द कॉट इज़ रेज्ड 6 इंचज़, जो उसका झूला है उसका जो हेड साइड है वो 6 इंच कम से कम ज़्यादा आपने ऊंची उठा देनी है, ताकि बेटा ये जो दूध होता है, माया होता है, ये हमेशा हाई लेवल से लो की तरफ बहता है। तो उसका जो सर वाली साइड है वो ऊंची कर देंगे तो सीधा उसके स्टमक में जाएगा ये। तो इसलिए उसके कॉट जो है वो 6 इंच आपने ऊंचा कर देना है। द कैथीटर इज़ मेजर्ड फ्राम द ब्रिज ऑफ द नोज़। कैथीटर जो है उसकी नाक का जो ब्रिज है वहाँ से लेके पैमाइश करनी है। द जस्ट बिलो द स्टर्नम, और स्टर्नम के नीचे तक आपने पैमाइश करनी है। स्टर्नम कहते हैं छाती की जो हड्डी है दरमियान में, छुरी टाइप हड्डी, तो वहाँ तक पैमाइश कर लेना इसको, ताकि इतनी ही अंदर जाए। वहाँ थोड़ा सा हल्का सा निशानी लगा लें, वहाँ से पकड़ लें, आपको पता चल जाएगा। अगर ये इतनी अंदर चली गई तो इसका मतलब है ये मैदे तक पहुँच चुकी है। द लोअर जा इज़ डिप्रेस्ड, निचला उसका जबड़ा थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचना बच्चे का। एंड कैथीटर पास इनटू द स्टमक, और कैथीटर जो है मुँह मैदे तक पहुँचा देनी है। इफ़ बाय मिस्टेक, और अगर खुदा न खास्ता गलती से इट पासेस इनटू लैरेंकस, अगर ये लैरेंकस में चली गई यानी सांस वाले रास्ते में, द बेबी बिकम साइनोज, बच्चे का जो रंग है नीलगू हो जाएगा, नीला हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी से। एंड कैथीटर इज़ विदड्रॉन, फिर आपने कैथीटर निकाल लेनी है इमीडिएटली, फ़ौरन, अगर ऐसा हो गया तो। जो एक्सपर्ट बंदे हैं वो स्टमक में ही भेजते हैं बेटा, वो लैरेंकस में नहीं जाने देते। द कैथीटर इज़ पिंच्ड, कैथीटर को आपने दबाना है। एंड मिल्क इज़ पोर्ड इनटू द सिरिंज, और दूध थोड़ा थोड़ा करके सिरिंज में डालना है। इट इज़ देन जेंटली रिलीज्ड, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आपने दबा रखी थी वो नाली, उसको थोड़ा थोड़ा खोलना है ताकि दूध उसमें से जाना शुरू हो जाए। एंड मिल्क पासेज इनटू स्टमक, और जो दूध है वो मैदे में चला जाए। द रेट ऑफ फ्लो इज़ कंट्रोल्ड बाई रेजिंग और लोअरिंग द सिरिंज, जो इसका जो रेट है फ़्लो का, तो आपने इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो सिरिंज है उसको नीचे करके या ऊपर करके। रेजिंग का मतलब ऊपर उठाना, ऊपर उठाओगे तो दूध तेज़ी से जाएगा, थोड़ा नीचा कर लेंगे तो दूध जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। ये जो बच्चे मेडिकल में काम करते रहे हैं उनको ये सारा तरीक़ाकार पता है बेटा। व्हेन फीडिंग इज़ कंप्लीट, जब फीडिंग मुकम्मल हो जाए, द कैथीटर इज़ पिंच्ड, कैथीटर को आपने दोबारा से पिंच कर लेना, मोड़ दे देना उसके अंदर। एंड विदड्रॉन स्लोली, और आहिस्ता आहिस्ता निकाल लेना है। पिंचिंग ऑफ कैथीटर बिफोर विदड्रॉल प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ मिल्क, अगर आपने पिंच कर लिया, दबा लिया उसको कैथीटर को बाहर निकालने से पहले, तो ये जो दूध लीक होगा उससे बच जाओगे। इनटू द एयर पैसेज, सांस के रास्ते में, यानी बाहर निकालते वक्त अगर आपने उसको दबा के ना रखा तो जो दूध थोड़ा बहुत लीक हो रहा होगा वो सांस के रास्ते में जा सकता है, तो उससे आप बच सकते हो। फिर आ जाएगा बेटा बॉटल फीडिंग, बोतल से कैसे आपने दूध पिलाना है बच्चे को। द मिल्क इज़ प्रिपेयर्ड विद एवरी एम्फेसिस ऑन ए सेप्सिस एंड क्लीनलाइनेस, कहता है जो दूध है वो प्रिपेयर करना, तैयार करना है हर तरह से जरासीम से पाक और साफ़ सुथरे तरीके से। ए सेप्सिस कहते हैं जरासीम से पाक, और क्लीनलाइनेस कहते हैं साफ़ सुथरे तरीके से। ड्यूरिंग द फीड ऑफ बेबी, जब आप बच्चे को दूध पिला रहे होंगे, इज़ हेल्ड इन द आर्म विद द हेड रेस, इसको आपने अपने बाजुओं में लेना है और इस तरीके से लेना है कि उसका सर थोड़ा सा ऊंचा हो। आफ्टर हाफ द फीड इज़ गिवन, जब आधा दूध पिला चुके हैं, आधा जो है खाना उसको जो फीड है उसकी खुराक वो दे चुके हैं। विंड विद ब्रॉट अप द प्लेसिंग हिम इन द सिटिंग पोजीशन,
इसको सिटिंग पोजीशन में बिठाएं ताकि उसकी डकार आ जाए। विंड इज़ ब्रॉट अप, यानी कि उसकी डकार निकल जाए, अंदर से हवा निकल जाए। सिटिंग पोजीशन में बिठाएं बच्चे को। एंड रबिंग हिज बैक जेंटली, और उसकी कमर को हल्का सा मसलें ताकि उसकी जो डकार है, जो हवा अंदर जा चुकी है, वो बाहर निकल आए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फीड, फीड को कंप्लीट करने के बाद विंड इज़ अगेन ब्रॉट अप, दोबारा हवा निकालनी। कैसे बिठाना है बच्चे को, या उसको गले से लगा लेंगे ऐसे छाती के साथ, तो बच्चा तकरीबन स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा तो उसकी डकार आ जाएगी। इसको विंड इज़ ब्रॉट अप कहेंगे। बेबी इज़ प्लेस्ड ऑन हिज राइट साइड, बच्चे को अपने राइट साइड पे रखना है। विद द हेड स्लाइटली रेज, और उसका सर थोड़ा सा ऊंचा होगा। सो इफ़ मिल्क इज़ रिगरगिगेटेड, कि अगर मिल्क जो है रिगरगिगेट हो, रिगरगेट कहते हैं बेटा मैदे से दोबारा डकार की सूरत में दूध का मुंह में आ जाना। रिगरजिटेशन कहते हैं। तो इट फ्लोज आउट, ये बाहर निकल जाए। अगर सर ऊंचा होगा तो रिगरजिटेशन वाला जो दूध है मुंह में आएगा तो सांस के रास्ते में नहीं जाएगा, कम से कम वो बाहर निकल जाएगा, जैसे बच्चे दूध निकालते हैं। तो इसलिए उसका बच्चे का सर जो है वो थोड़ा सा ऊंचा ही रखना आपने। इफ़ रिगरजिटेशन अकर्स, अगर रिगरजिटेशन हो जाए, अब म्यूकस कैथीटर इज़ यूज़, म्यूकस कैथीटर इस्तेमाल करनी है। म्यूकस कैथीटर होती है, ये भी प्लास्टिक की नाली है, जहाँ कैथीटर का लफ्ज़ आ जाए प्लास्टिक की नाली समझना आपने। टू क्लीन द माउथ, मुंह को साफ़ करने के लिए। एंड थ्रॉट, और गले को साफ़ करने के लिए। ये नाली होती है, सबको ही पता है बेटा, जो सक्शन मशीन के आगे यूज़ होती है। फिर आ जाएगा बेटा स्पून फीडिंग, स्पून कहते हैं चम्मच को। दिस इज़ द डेंजरस, ये ख़तरनाक है। एज द बेबी हैज़ डिफ़िकल्टी विद स्वेलिंग, कि अगर बच्चे को मुश्किल हुई निगलने में। एंड में इनहेल द मिल्क, और उसने अगर सांस के रास्ते में ले लिया दूध। इनहेल का मतलब कहते हैं सांस के रास्ते में चला जाना। इनटू द हिज लंग्स, उसके फेफड़ों में। तो हो सकता है बच्चा इनहेल कर ले दूध को और फेफड़ों में ले जाए, तो ये डेंजरस है। स्पून फीडिंग। फिर आ जाएगा पिपेट फीडिंग। पिपेट फीडिंग पे इज़ प्रैक्टिस्ड बाय दोज इन एक्सपीरियंस इन ट्रू फीडिंग। ये पिपेट फीडिंग वो करवाते हैं जिनको तजर्बा ना हो रियल फीडिंग का। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, ये स्लो प्रोसेस है। एंड 10 ड्रॉप्स आर गिवन एट अ टाइम, और एक वक्त में 10 कतरे देने हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद इट इज़ स्वेलोड, और उसको निगलने देना है। बेटा ये होता है, वो छोटा सा ड्रॉपर होता है, उसको पिपेट बोलते हैं। उसके अंदर दूध भर के ना 10 कतरे मुंह में डाल दें बच्चे की गिनती के, और उसको ये कोशिश करें कि वो निगल ले पहले, फिर दूसरे 10 कतरे डालेंगे। इसमें टाइम बड़ा लग जाता है। एंड द प्रोसेस इज़ रिपीटेड, और फिर इसी प्रोसेस को रिपीट करना 10-10 कतरे वाले को। बीइंग अ स्लो मेथड, ये स्लो तरीका होने की वजह से इज़ नॉट प्रेफर्ड टू ट्यूब फीडिंग, ये ट्यूब फीडिंग पे इसको प्रेफर नहीं किया जाता। वो कहते हैं ट्यूब फीडिंग करवा दो सीधा, और एक ही वक्त में जल्दी से खुराक दे दो बच्चे को। फिर आ जाएगा हाफ़ क्रीम मिल्क। हाफ़ क्रीम मिल्क क्या होता है, उसको कैसे प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन बाय ग्लैक्सो ओस्टर मिल्क आर अवेलेबल, ये इसको तैयार करना है। ग्लैक्सो ओस्टर मिल्क जो है वो मौजूद होता है, ये मिल जाता है, लिखा होता है डब्बे के ऊपर। फॉर प्री मेच्योर इंक्रीज डिल्यूशंस, प्री मेच्योर जो बच्चे होते हैं, अधूरे बच्चे पैदा हो जाते हैं बेटा, मैंने पहले ही बताया अधूरे बच्चों का, तो उसमें डिल्यूशन आपने बढ़ा देनी है, यानी उसको ज़्यादा पतला करना ऑफ मिल्क को। आर रिक्वायर्ड, ये ज़रूरी है। सो दैट, ताकि द फीड इज़ इजीली डाइजेस्टेड, ताकि बच्चा जो है वो आसानी से हज़म कर ले। प्री मेच्योर बच्चों को डिल्यूट करके यानी पतला करके देना इसको। फॉर 3 to 4 LB बेबी, ये LB है, 1B नहीं है बेटा। जो 3 से 4 LB के बच्चे हैं, यानी 1.5 किलो के या 2 किलो से भी कम बच्चे हैं, द फार्मूला इज़ गिवन, फार्मूला इसको देना है। इन हाफ स्ट्रेंथ, इसको आधी ताकत बनानी है। दैट इज़ डबल द अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि पानी की अमाउंट जो है वो डबल कर देनी है। रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर्स, जो मैन्युफैक्चरर ने बता रखी होती है भाई इसमें इतना पानी डालना है, तो आपने उससे डबल मकदार पानी की डालनी है, क्योंकि ये बच्चे छोटे हैं और प्री मैच्योर हैं। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो ताकत जो है वो आधी हो जाएगी। यानी कि अगर 1 कप पानी का उन्होंने कहा हुआ है तो 1 कप मिलाएंगे तो ताकत पूरी रहेगी, और 2 कप मिला देंगे तो ताकत क्या हो जाएगी, हाफ स्ट्रेंथ हो जाएगी उसकी। इतना पतला करके देना आपने उसको। अब बेबी बिलो 3 LB, अगर बच्चा 1.5 किलो से भी कम हो, 3 LB का मतलब 1.5 किलो, तकरीबन 1.5 किलो से भी कम है ये। इन वेट में हो तो रिक्वायर 1/4 स्ट्रेंथ, इसको 1/4 ताकत चाहिए। और फार्मूले की दैट इज़ 4 times द रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ वाटर, तो जो रिकमेंडेड वाटर है उसको तकरीबन 4 गुना आपने करना है। यानी कि अगर 1 कप बताया हुआ है तो आपने उसको 4 कप मिलाने हैं। उसको देख लो, ताकत इतनी कम करके देनी ताकि बच्चा आसानी से हज़म कर ले, पतला करके देना बिल्कुल ही।
ठीक है। फिर आ जाएगा काउज आर गॉट्स मिल्क, गाय का दूध या बकरी का दूध। इज़ मिल्क इज़ प्रेफर, ये प्रेफर किया जाता है, इसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है बाई मदर्स, वो माएँ इन द लोवेस्ट इकोनॉमिक ग्रुप, जो बिल्कुल गरीब गुर्बत से ताल्लुक़ रखती हैं, लो इकोनॉमिक ग्रुप वाली औरतें हैं। बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट, क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है। वो जो ऊपर वाला बेटा वो डब्बे का दूध था, हाफ़ क्रीम मिल्क, ये ग्लैक्सोस्टर मिल्क, ये बड़ा महंगा हो जाता है। तो गाय का दूध और बकरी का दूध, अक्सर देहातों में बकरियां और गाय तो खुद की होती हैं, इसलिए जो लो इकनॉमिक ग्रुप हैं, गरीब माएँ हैं, वो ये दूध इस्तेमाल कर सकती हैं, ये लो कॉस्ट है। एंड अवेलेबिलिटी इज़ इन रूरल एरियाज़, और जो देहाती इलाके हैं वो आसानी से मिल जाता है यहाँ। आफ्टर बॉयलिंग द मिल्क, दूध को गर्म करने बॉयल करने के बाद द टॉप लेयर ऑफ क्रीम इज़ रिमूव्ड, जो ऊपर वाली बलाई आ जाती है, जिसको मलाई भी कहते हैं, बलाई भी कहते हैं, वो उतार देनी है आपने। इट इज़ गिवन इन डिल्यूशन, और इसको भी पतला करके देना है, एज रिकमेंडेड ओवर फॉर 1 और हाफ़ क्रीम मिल्क। इसी तरीके से डिल्यूट करना है, जैसे 1 और हाफ़ क्रीम मिल्क डिल्यूट करना है। डिल्यूशन ऑफ काउज मिल्क, गाय के दूध को आपने इसी तरीके से आधा, यानी कि ताकत बनानी है उसकी, जैसे अमाउंट को डबल करके पानी मिलाया था। डिक्रीज़ इट्स शुगर कंटेंट, और इसके जो अंदर शुगर कंटेंट होते हैं, ये दूध जो शुगर कंटेंट ये है कि बेटा खुद ब खुद ही गाय का और बकरी का दूध या माँ का दूध उसमें मीठा होता है लाजमी, तो उसकी जो शुगर कंटेंट्स है उसको कम करना है। देयर फॉर हाफ लेवल टी स्पून ऑफ शुगर इज़ एडेड, तो इसके अंदर आधा लेवल जो है टी स्पून शुगर का वो ऐड करना है। टू 1.4 ounces, तकरीबन इतना जो है उसमें आपने आधा चम्मच जो है चीनी का ऐड करना है। ऑफ डिल्यूटेड मिल्क, पतले के हुए दूध में। विद इंक्रीज़ इन वेट ऑफ द बेबी, जब जैसे ही बच्चे का वज़न बढ़ेगा, डिल्यूशन ऑफ मिल्क इज़ ग्रेजुअली डिक्रीज़, फिर जो पतला कर रहे हैं दूध को वो आहिस्ता आहिस्ता कम कर देंगे, पतला करना बंद कर देंगे। एंड क्वांटिटी इंक्रीज़, और उसकी मकदार को बढ़ाते जाएंगे। इन हाफ़ क्रीम आर काउज मिल्क, या गाय के दूध को, या हाफ़ मिल्क कहते हैं, हाफ़ क्रीम कहते हैं गाय के दूध को, या गाय का दूध कहते हैं, ये एक ही बात है। तो बेटा ये बताना ये चाह रहा है कि जब बच्चा कमज़ोर होगा, उसका वज़न कम था, तो उसको पतला करके देंगे, लेकिन जब जैसे ही बच्चा का वज़न अपना बढ़ाना शुरू कर दे तो उसको पतला करना बंद कर दें और ख़ालिस दूध पिलाना शुरू कर दें। एट अ वेट ऑफ 8 LBs, जब बच्चा 8 LBs का हो जाए, यानी 4 किलो तक का पहुंच जाए, हाफ़ क्रीम इज़ चेंज इनटू फुल क्रीम मिल्क, हाफ़ क्रीम को फुल क्रीम में चेंज कर दें। एंड काउज मिल्क इज़ गिवन फुल स्ट्रेंथ, और गाय का दूध डायरेक्टली दें, यानी कोई पतला ना करें। बट द टॉप क्रीम इज स्टिल रिमूव, लेकिन फिर भी मलाई आपने उतार के ही देना है बच्चे को। कंसनट्रेशन एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क आर ऑलवेज इंक्रीज, जो गाढ़ापन है और मकदार है जो हमेशा बच्चे को वो बढ़ाते रहना है, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता। बट बोथ आर नॉट इंक्रीज, लेकिन दोनों ही नहीं बढ़ाने ऑन द सेम डे, एक ही दिन में। एज डाइजेस्टिव अपसेट्स में रिज़ल्ट, क्योंकि हाजमा उसका ख़राब हो सकता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता उसकी मकदार और उसकी जो है गाढ़ापन आपने बढ़ाते रहना है, लेकिन एकदम से नहीं बढ़ाना। अमाउंट ऑफ मिल्क रिक्वायर्ड, कितना दूध जो है वो ज़रूरी होगा। एट प्रेजेंट, मौजूदा दौर में, द टेंडेंसी इज़ गिव स्मॉलर फीड्स, जो मकदार है, टेंडेंसी है वो थोड़ा देना है आपने, ऑफ ग्रेटर कंसनट्रेशन, लेकिन उसकी जो गाढ़ापन है वो ज़्यादा हो। टू द प्रीमेच्योर के लिए, यानी थोड़ा थोड़ा सा दूध पिलाना है, लेकिन उसकी कंसनट्रेशन अच्छी होनी चाहिए। आ बेबी वेट इज़ 3 to 4 LBs, जिस बच्चे का वज़न 3 से 4 LBs हो जाए, इज़ फीड 3 अर्ली, उसको 3 घंटे बाद दूध पिलाना। वाइल विद अ बर्थ वेट बिलो 3 LBs, लेकिन वो बच्चे जिनका बर्थ वेट 3 LBs से कम हो, फीड्स आर गिवन एट 2 अर्ली इंटरवल्स, उस बच्चे को हर 2 घंटे बाद ही दूध पिला दें, क्योंकि उसमें कमज़ोरी बेटा ज़्यादा है। द फर्स्ट फीड इज़ गिवन 8 to 12 आवर्स आफ्टर द बर्थ, पहले जो खुराक देनी है 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर दे देनी है बच्चे की पैदाइश के बाद। आ सिंपल प्लान इज़ टू स्टार्टेड विद 1 डार्चम पर फीड, जो सादा प्लान है वो आपने स्टार्ट करवाना है 1 डार्चम पर फीड करवाना है। एंड इंक्रीज़ ईच फीड डेली बाई 1 डार्चम, और इसकी जो खुराक है वो 1 डार्चम डेली आपने बढ़ा देनी है अनटिल 8 डार्चम पर फीड, और ये जब तक 8 डार्चम पर फीड नहीं हो जाता जब तक बढ़ाते रहना है। आर गिवन ऑन द 8th डे, और ये तकरीबन 8वें दिन तक आपने 8 डार्चम तक ले जाना है इसको, 1 डार्चम से शुरू करना है। डार्चम को बेटा दिरहम भी कह सकते हैं। ये डार्चम को जो है तकरीबन 3.696 ml का तकरीबन होता है, यानी 3.5 ml का लगा लो,
ठीक है। तो 3.5 ml से शुरू करना है आपने, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको हर 3.5 ml यानी 1 दिरहम बढ़ाते रहना है और 8वें दिन तक 8 दिरहम तक ले जाना है। तो ये हो जाएगा तकरीबन 8 दिरहम का मतलब हो जाएगा 8 या 24, तकरीबन 30 ml बन जाएगा। ये 30 ml बिल्कुल थोड़ा सा होता है। जो एक सिरिंज जो हम लगाते हैं इंजेक्शन बेटा वो 5 ml का होता है। तो 30 सिरिंजेस का मतलब 30 ml का मतलब है 6 सिरिंज जितना दूध छोट, तो बच्चा इतना पी सकता है। तो एक दिन के अंदर आपने इतना उसको दूध देना 8वें दिन तक, ठीक है। दिस अमाउंट इज़ मेंटेन्ड टिल द बेबी इज़ 12 वीक ओल्ड। और यही अमाउंट आपने ये 8 दिरहम वाली या दारचम वाली आपने ये मेंटेन रखनी जब तक बच्चा 2 हफ्ते का नहीं हो जाता। फ्राम द 3rd वीक, तीसरे वीक से अमाउंट एंड कंसनट्रेशन ऑफ मिल्क आर ग्रेजुअली इंक्रीज। मिकदार जो है दूध की और उसकी कंसनट्रेशन, उसका गाढ़ापन वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। बट बोथ आर नॉट इंक्रीज ऑन द सेम डे। लेकिन दोनों चीज़ें सेम डे नहीं बढ़ानी। अगर आपने मिकदार बढ़ानी है तो कंसनट्रेशन कम रखनी है, और कंसनट्रेशन बढ़ानी है तो उसकी मिकदार कम रखनी है। गेन इन वेट, जब वज़न बच्चा हासिल कर लेगा। द एम फॉर द प्री मेच्योर बेबी इज़ दैट, मकसद क्या है अधूरे बच्चे के लिए, ही आर शी शुड एक्वायर द नॉर्मल टर्म वेट, कि वो जो नॉर्मल वज़न होता है बच्चे का वो हासिल कर ले ड्यूरिंग द पीरियड, उस पीरियड में ही मिस्ड इन द यूटेरो, जो उसने बच्चा दानी के अंदर मिस कर दिया। बच्चा दानी में ही वैसे तो बच्चा जो है वो मैच्योर होके आता है बेटा, पूरा यानी पावर लेके आता है। लेकिन अगर बच्चे अधूरे पैदा हो जाएं, वो कमज़ोर होते हैं। तो ये खुराक देने का मकसद ये है कि जो बच्चा दानी में उसने पीरियड मिस कर दिया अपना वज़न हासिल करने का, वो यहाँ हासिल कर ले। एग्जाम्पल के तौर पर नॉर्मल टर्म वेट इज़ 6 lbs। जो नॉर्मल टर्म वेट है यानी जो बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ उसका 6 lbs होता है, तकरीबन 3 किलो का, ठीक है। अब बेबी बॉर्न एट टू 32 वीक्स वेट, अगर बच्चा 32 हफ्ते में पैदा हुआ है तो उसका वज़न होगा 3.5 lbs, ठीक है। दिस बेबी शुड गेन 2.5 lb, उसको लाजमी तौर पर 2.5 lb और हासिल करना चाहिए। एंड वेट इज़ 6 lbs, तो उसका कितना हो जाएगा 6 lbs, यानी 6 lbs तक जब बच्चा नहीं होता जब तक आपने उसकी खुराक पे इंतहाई तवज्जो देनी है। 6 lbs का बच्चा हो जाएगा तो वो अपना सर्वाइव करने के काबिल हो जाता है। इन 8th वीक 8वें हफ्ते में तो उसका 6 lb होना चाहिए। दिस इज़ कंसीडर्ड, ये हम समझते हैं आ सेटिस्फैक्ट्री गेन, कि ये बेहतर उसने अपना वज़न हासिल किया। फॉर प्री मेच्योर बेबीज़, प्री मेच्योर बेबी ने गेन वेट स्लोली, तो प्री मेच्योर बेबी जो है वो अपना वेट गेन जो है वो स्लो करते हैं। अगर ऐसा हो गया तो बहुत बेहतर हो जाएगा, उसके सर्वाइवल के चांस जिंदा रहने के बढ़ जाएंगे। विटामिन एंड मिनरल्स आ जाएंगे बेटा। द प्री मेच्योर बेबी रिक्वायर विटामिन ए, डी, सी एंड विटामिन जो है प्री मेच्योर बेबी उसको विटामिन ए की भी ज़रूरत है, डी की भी और सी की भी ज़रूरत है। अब प्रिपरेशन सॉल्युबल इन वाटर इज़ प्रेफर्ड, वो प्रिपरेशन जो पानी में हल हो जाए वो ज़रूरी होती, वो प्रेफर करते हैं। यानी ऐसा आर्टिफिशियल दूध देंगे या उसको कुछ ग्लूकोज देंगे या विटामिन ए, डी, सी ये जो है मिल जाते हैं जो पानी में हल हो जाते हैं, वो भी उसको देते रहेंगे। ये बिडक है बेटा, ये देखें मल्टी विटामिन ड्रॉप्स हैं, ये बच्चे को देते हैं। ये पानी में हल हो जाते हैं और इसको आसानी से दिए जा सकते हैं, तो बच्चे के लिए ज़रूरी होते हैं। ये विटामिन ए वैसे बेटा आँखों के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन बी जो है वो ब्लड के बनने के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन सी दांतों के लिए और हड्डियों के लिए, और विटामिन डी भी हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी होता है। तो ये देते हैं उसको। ऑन द 10th डे टू मंथ 2, 10वें दिन से लेकर 2 माह तक देना है। इज़ गिवन एंड ग्रेजुअली इंक्रीज, और इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है। अनटिल M4 आर टेकन, यानी जब तक 4 मंथ ना हो जाएं। ट्वाइस डेली, दिन में 2 मरतबा देने ये ड्रॉप्स। आयरन इज़ नेसेसरी फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनीमिया, और आयरन भी ज़रूरी है बेटा एनीमिया से बचने के लिए, यानी खून की कमी से बचने के लिए। इट इज़ नॉट वेल टॉलरेटेड बाय द प्री मेच्योर, ये जो अधूरे बच्चे हैं ये इसको अच्छे से बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे आयरन को। एंड इज़ देयर फॉर, और यही वजह है स्टार्टेड आफ्टर द एज ऑफ 1 मंथ, इसको 1 माह के बाद आपने शुरू करना आयरन वाले को अगर करना भी है। 1 ऑफ द फॉलोइंग इज़ गिवन डेली, इनमें से एक लाजमी आपने डेली देनी है बेटा। फेरिक अमोनियम सिट्रेट 60 मिलीग्राम देनी है 1 ग्रेन, ये एक मकदार होती है बेटा मामूली सी मकदार। और फेरस सल्फेट 3 मिलीग्राम्स हाफ ग्रेन्स देनी है। और फरसामाल सिरप देना है 1 ml। द डोज इज़ ग्रेजुअली इंक्रीज टू थ्राइस इन अ डे, TID का मतलब थ्राइस इन अ डे, तो ये डोज आहिस्ता आहिस्ता आपने दिन में 3 मरतबा कर देनी है। टू अवॉइड गैस्ट्रिक इरिटेशन,
और जो मैदे की है उसकी ख़राबी से बचने के लिए आयरन इज़ गिवन आफ्टर फीड्स। आयरन को लाजमी तौर पर आपने खाने के बाद देना है, जब बच्चे को दूध पिला रहे हैं तब देना है। तो ये था हमारा बेटा फीडिंग। इसमें हमने ब्रेस्ट फीडिंग देखी, ट्यूब फीडिंग देखी, स्पून फीडिंग देखी और बॉटल फीडिंग देखी, और गाय का और बकरी का दूध देखा कैसे आपने पतला करके देना है। तो आज के लिए हमारा इतना ही। यूनिट 13 जो है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।